इस पीडीएफ में इसकी व्याख्या दी है, कथन भी है, सारांश भी है, सब कुछ है। और इसमें जितने भी नाटक हैं शायद सभी इसमें दिया हुआ है, जो हमारे सिलेबस के हैं। तो पीडीएफ भेज देंगे तो इसमें पढ़ लेना सब लोग। चंद्रगुप्त है, मोहन राकेश का आधे अधूरे, वो अपने सिलेबस में नहीं है। धर्मवीर भारती का शायद अंधा युग, हाँ अंधा युग है। और उसके आषाढ़ का एक दिन है यहाँ पे। तीन तो हो गए, बाकी तीन बचेंगे, अंजू दीदी और एक दो और है जो है, बस 6 नाटक ही तो हैं। तो उनको पढ़ लेते हैं इसके से। अंधेर नगरी तो कल ऐसे अलग से पढ़ा था, लेकिन कथन इसमें दिए गए हैं। लोभ पाप का मूल है, ये जो आ चुका है नेट की परीक्षा में। चंद्रगुप्त का उसका कथा सार भी है और महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या ना नहीं पढ़नी है, बस उसमें जो महत्वपूर्ण अंश दिए गए हैं बस उनसे वो कथन का काम करेंगे अपने लिए, बस ये है। प्रथम अंक के कथानक को देखते हुए चलेंगे, और थोड़ा सा कथानक भी एक बार रिवाइज हो जाएगा कि कहाँ तक क्या कैसा कथानक है इसमें। तो चंद्रगुप्त का प्रथम प्रथम अंक तक्षशिला गुरुकुल में नाटक के 5 प्रमुख पात्रों के इसमें दर्शन होते हैं। वो 5 पात्र कौन कौन से हैं? पहले तो चाणक्य, चंद्रगुप्त, सिंहरण, अलका, अंबिक, ये 5 पात्र यहाँ से शुरुआत होती है। और इन पांचों की चारित्रिक विशेषताएं संकेत में दी जाती हैं इसी नाटक में। चाणक्य चंद्रगुप्त और सिंहरण के साथ वार्तालाप करके राष्ट्र के ऊपर आने वाली भावी संकटकालीन स्थिति की ओर संकेत करते हैं। उस समय की राजनैतिक शिक्षा संबंधी और राजनीति में स्त्रियों की स्थिति के विषय में इस नाटक को पढ़ने से एक तरह से आभास मिलता है। इसी दृश्य में ब्राह्मणत्व पर गर्व करने वाले चाणक्य की राजनैतिक दूरदर्शिता, उद्देश्य और बुद्धि की कुशलता के भी दर्शन होते हैं। सिंहरण का कथन एक आता है कि शीघ्र भयानक विस्फोट होगा। आर्य जाति पतन के कगार पर खड़ी एक धक्के की राह देख रही है। विनम्रता के साथ निर्भीक होना मालवों का वंशानुगत चरित्र है। गुरुकुल में केवल आचार्य की आज्ञा ही शिरोधार्य है और अन्य आज्ञाएं अवज्ञा के कान से सुनी जाती हैं राजकुमार। ये सारे कथन इसी नाटक के शुरुआत में मिलते हैं। वीर हृदय मयूर से नाचे, तब आओ देवी स्वागत है। उस वीरता, धीरता, गंभीरता आदि के सूचक होने के साथ साथ उस समय के विद्यार्थियों का राजनीति में भाग लेने की स्थिति का भी आभास हमें इस नाटक के शुरुआत में होता है, कि उस समय के जो छात्र थे किस तरह से राजनीति में भी वो काफी हद तक सक्रिय भूमिका में थे। वीर चंद्रगुप्त का कथन है इसी में कि प्रत्येक निरपराध आर्य स्वतंत्र है, उसे कोई बंदी नहीं बना सकता। आत्म सम्मान के लिए ही मर मिटना आप सम्मान के लिए ही मर मिटना ही दिव्य जीवन है, ये भी एक अच्छा कथन है इसमें। आत्मसम्मान के लिए ही मर मिटना ही दिव्य जीवन है, उसका गौरव, आदर्श एवं आत्मसम्मान व आत्मविश्वास का वो द्योतक है। तो इसके साथ ही सिंहरण के प्रति अलका के प्रेम का आकर्षण भी इसमें देखने को मिलता है। उसका निष्कपटता और राष्ट्रीय भावना का संकेत भी उसमें मिलता है। आंभिक के जो शब्द उसमें मिलते हैं कि बस बस दुर्धुष युवक, बता तेरा अभिप्राय क्या है, तुम सब कुचक्र में लिप्त हो। चुप रहो अलका, ऐसी बात नहीं है जो यूं ही उड़ा दी जाए। उसकी उद्दंडता, दुर्विनीतता और देशद्रोह की भावना एवं अलका के विचारों से विषमता के द्योतक है, ये जो अंबिक आता है वो। फिर इसी में आगे और घटना बढ़ती है। घटना रूप में सिंहरण और आंभिक के साथ झड़प होती है। चाणक्य और आंभिक की बातचीत होती है। चंद्रगुप्त का सिंहरण के प्रति मित्रता का व्यवहार, अलका और सिंहरण का स्निग्धतापूर्ण वार्तालाप, ये मुख्य घटनाएं इस प्रथम अंक में घटती हैं। दूसरे अंक की बात करें तो दूसरे दृश्य में इस दृश्य में मगध सम्राट नंद के विलास कानन का दृश्य उपस्थित किया गया है।
यानी उस नंद के साम्राज्यिक जीवन का और उसकी विलासितापूर्ण जीवन का वर्णन है। विलासी नंद वसंत उत्सव पर अपनी विलासी प्रवृत्ति का नग्न चित्र उपस्थित करता है। मदिरापान की अधिकता और राग रंग की बहुतायतता से ऐसा प्रतीत होता है मानो मगध का प्रख्यात शासक नंद पूर्ण रूप से आमोद प्रमोद एवं विलास के पंख में निमज्जित है, जो उसके विनाश की पूर्व सूचना ही है। ये सब कुछ इसमें दिखाया गया। इसी दृश्य में कला कुशल संगीत प्रेमी राक्षस की कुलीनता का परिचय होता है। वह अमात्य पद के लिए चुना जाता है। सुवासिनी असहाय होकर नृत्य संगीत को अपने निर्वाह के लिए चुनकर नंद के आश्रम में रहने लगती है और राक्षस के प्रति उसके प्रेम का सूत्रपात होता है। सम्राट नंद के वाक्य, तुम सुंदरी हो परंतु तुम्हारे यौवन का विभ्रम अभी संकोच की अर्गला से जकड़ा हुआ है। ये नंद का कथन आता है सुवासिनी के प्रति। ब्रह्मशास्त्र से अधिक इन सुंदरियों के कुटिल कटाक्षों से मरता हूँ। मेरी मगध की नागरिकाओं का शासन मेरे ऊपर है। वो नंद का ये कथन आता है। उसकी विलासिता एवं उसके पतोन्मुख चरित्र की सीमा है और ये नाश का पूर्व संकेत होता है, जो दूसरे दृश्य में दिखाया गया है। फिर तीसरे दृश्य का वर्णन आता है। पाटिलपुत्र में एक भग्न कुटीर में चाणक्य अकेला दिखाया जाता है। तीसरे दृश्य में भावुक चाणक्य अपने जन्म स्थान को देखकर अपने पिता तथा सकटार के वंश पर राज्य की विपत्तियों का संकेत पाकर विषय की दिशा का दृढ़ निश्चय करता है और राज्य उलट देने का आवेश एवं उदासीन होकर जीवन व्यतीत करने का निश्चय, ये दोनों प्रवृत्तियां उसके मानसिक द्वंद्व की सूचक है। शैशव काल की स्मृति उसके हार्दिक भावना का संकेत देती है। चाणक्य की घरों को पशु की खो कहकर उसका संकोच, बौद्ध धर्म अनुयायी नंद को ब्राह्मण जाति के प्रति उसकी उपेक्षा की प्रवृत्ति और चाणक्य के हृदय में विरोध एवं प्रतिकार की भावना का, ये सारी चीजें क्या करती है, बीजारोपण करती हैं। फिर चौथे दृश्य में कुसुमपुर के सरस्वती मंदिर के उपवन के पथ में राक्षस और सुवासिनी मिलते हैं और अपने जीवन के मधुमेह भविष्य की रूपरेखा एक दूसरे के समक्ष रखते हैं। सुवासिनी अपना अविचल प्रेम राक्षस के प्रति प्रकट करती है। राक्षस पहले तो नंद और सुवासिनी के बीच का रोड़ा बनने में राजकोप का अनुभव करके भयभीत होता है। यानी वो सोचता है कि वो नंद के वहां की वो अप्सरा या नायिका है, वहां नृत्य करती है, उसके बीच में अगर मैं आऊंगा, जिसको डर होता है। बाद में प्रेम की बलवेदी पर मर मिटने के लिए दृढ़ निश्चयी होकर सुवासिनी के कथन अनुसार ही बौद्ध मत का समर्थक बनने को तत्पर हो जाता है। और तभी राजकुमारी कल्याणी अपनी सखी नीला के साथ आती है और उसे तक्षशिला से लौटे हुए स्नातकों की सूचना देती है। वो स्नातक कौन होते हैं? वही चंद्रगुप्त और सिंहरणी। साथ ही नंद की क्रूर और विलासनी प्रवृत्ति का संकेत भी मिलता है। उसी उपवन में दो ब्रह्मचारियों का भी प्रवेश होता है और उनके वार्तालाप भी मगध राज की अत्याचारी प्रवृत्ति और विलासता की ही पुष्टि करते हैं। उसके बाद स्वतंत्र गणतंत्रों में प्रजा की खुशहाली का संकेत मिलता है और उनके जाने के पश्चात अहेरी चीते के भाग निकलने की घटना से विद्याध्ययन कर लौटे चंद्रगुप्त का साक्षात्कार भी ऐसी विपन्न अवस्था में राजकुमारी कल्याणी से होता है। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त की भेंट राजकुमारी कल्याणी से होती है। फिर पांचवें दृश्य में स्थान मगध में नंद की राजसभा का होता है। पांचवा, अमात्य राक्षस के साथ साथ नंद को तक्षशिला से लौटे हुए स्नातकों की शिक्षा पूर्ण करने की सूचना मिलती है। फिर वरिष्ठ मंत्री वरुरुचि की तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रति सम्मानपूर्ण भावना प्रकट होती है। उसी सभा में चाणक्य का भी प्रवेश होता है, जो राज्य को आने वाले संकट की चेतावनी देता है। वह ब्राह्मण धर्म की पुष्टि करता हुआ बौद्ध धर्म की शिक्षा, मानव व्यवहार और राष्ट्र रक्षा के लिए अधूरी बतलाता है चाणक्य। और उन्होंने ये भी बताया कि उसने तक्षशिला विद्यालय में अध्यापक का कार्य करके मगध राज्य का सम्मान बढ़ाया है। इसी समय अपने साहस और दूरदर्शिता से वो नंद को बतलाता है कि आने वाले यवन आक्रमण में मगध को पर्वतेश्वर का सहयोग प्रदान करना चाहिए। कल्याणी के कथन से ये बात ज्ञात होती है कि पर्वतेश्वर ने कल्याणी के साथ शूद्रवंशी वृषल होने के कारण विवाह संबंध को स्वीकार नहीं किया। ये बात भी आती है। वह इस अपमान का बदला लेना चाहती है कल्याणी। अंत में चाणक्य के कथनों से नंद उसे विद्रोही ब्राह्मण कहकर निकालने की आज्ञा देता है। चंद्रगुप्त अपने गुरु के सम्मान की रक्षा करना चाहता है। नंद चाणक्य की चोटी खिंचवाकर सभा से निकलवाता है और तभी
चाणक्य नंद कुल के उन्मूलन की प्रतिज्ञा करता हुआ वहां से निकलता है और यहाँ से पांचवा दृश्य पूरा होता है। छठे दृश्य में सिंधु तट पर अलका, मालविका और सिंगरण मंच पर आते हैं। मालविका उद्भांड का चित्र लेकर अलका को देती है। उसे छीनने के लिए एक यवन गुप्तचर आता है। अलका प्राणपण उसे न देने के का दृढ़ निश्चय कर लेती है, यानी वो नहीं देना चाहती। जैसे ही यवन सैनिक शक्ति प्रयोग करना चाहते हैं, सिंगरण का प्रवेश होता है और हल्का सा अस्य कौशल दिखाया जाता है। सिंगरण घायल होता है और इस तरह से सिंगरण के प्रबल पराक्रम से अभिभूत होकर यवन सैनिक भाग जाता है और पूर्व योजना के अनुसार सिंगरण चित्र व मालविका के साथ को लेकर पुल की ओर चला जाता है और यवन सैनिक के साथ कई सैनिक आते हैं। अलका को राजद्रोही सिद्ध करके बंदी बनाना चाहते हैं। अलका स्वतः ही बंदी होकर गांधार नरेश के पास जाती है। सातवें दृश्य में मगध का स्थान मगध का बंदी गृह है। राष्ट्र कल्याण और संपूर्ण आर्यावर्त के गौरव की रक्षा में चिंतित चाणक्य को बंदी दिखाया जाता है। इसमें बंदी अवस्था में वो पिंजड़े में बंद सिंह और घायल सर्प के समान ही आत्मगत फुंकारे ही करता है। इस अवस्था में उसका एक प्रण है कि दया न किसी से मांगूंगा और अधिकार तथा अवसर मिलने पर किसी पर न करूंगा। ये चाणक्य का कथन है, ये प्रण है, चाहे कह सकते हो या कथन है कि वो कहते हैं न किसी से मैं दया अपने लिए मांगूंगा और अवसर मिलने पर, अधिकार मिलने पर किसी पर दया करूंगा भी नहीं। उसकी कठोरता और परिस्थिति जन्य निष्ठुरता का द्योतक है, यानी कि जैसी परिस्थितियां बनी उनके जीवन में, उसको देखते हुए उनके अंदर ऐसी निष्ठुरता आई। बंदी गृह में ही वे सोच कर कि बंदी गृह में पड़ा हुआ चाणक्य झुक जाएगा, वररुचि और अमात्य राक्षस समझाने के लिए वहां पर आते हैं और अपनी दूरदर्शिता से कह देते हैं कि जाना तो चाहता था तक्षशिला पर तुम्हारी सेवा के लिए नहीं, सुनो पर्वतेश्वर का नाश करने के लिए तो कदापि नहीं। पुनः वररुचि के साथ उसका हल्का सा विवाद होता है और वैयाकरण होने से अधिक जीवन में कर्मठ होना पसंद करता है। उसी समय चंद्रगुप्त आकर चाणक्य को बंधन मुक्त कर देते हैं। इस तरह वो बंधन से छूट जाते हैं। आठवें दृश्य में स्थान गंगाधर नरेश का प्रकोष्ठ होता है। राजा, अलका, गांभीर तीनों ही मंच पर आते हैं और अपनी अपनी मनोवृत्ति को दिखाते हैं। अलका बंदी रूप में राजा यानी अपने पिता से न्याय कराने के लिए आती है और कहती है मैं अपराधिनी हूँ, दंड मिलना चाहिए। अंत में अलका राष्ट्र प्रेम की चिंगारी की अभिव्यक्ति करते हुए अपने भाई को कुलद्रोही बताती हुई राष्ट्र रक्षा के लिए पिता से आज्ञा मांगकर घर बार छोड़कर वहां से चली जाती है। फिर अगले दृश्य में इस पर्वतेश्वर की राजसभा का दृश्य होता है। इसमें केवल चाणक्य और पर्वतेश्वर का वार्तालाप है। नवें दृश्य में चाणक्य बड़े कौशल से, बुद्धि कौशल से पर्वतेश्वर को बता देता है कि आने वाली विपत्ति संपूर्ण आर्यावर्त के लिए हानिकारक है और कुमार चंद्रगुप्त शुद्ध क्षत्रिय रक्त का है। आर्य क्रियाओं के लोप हो जाने से ही पिपली कानन के मौर्यों का विश्लत्व मिला है। उसे ये भी विश्वास है कि ब्राह्मण में व्यक्ति को देखकर उसके संस्कार करने की भी क्षमता है। चाणक्य की उद्धत बातों से उद्दीप्त होकर पर्वतेश्वर चाणक्य को अपने राज्य सीमा से निकल जाने को कह देते हैं। फिर 10वां दृश्य में स्थान कानन पथ का है। प्रारंभ में अलका और सेल्यूकस की भेंट होती है। इस भूमि के एक एक परमाणु मेरे हैं। इस कथन में अलका की स्वदेश भक्ति दिखाई गई है। ये अच्छा कथन है। इस भूमि के एक एक परमाणु मेरे हैं, यह कथन अलका का है। सेल्यूकस द्वारा निकट गई कहे जाने पर उसकी वासनात्मक प्रवृत्ति की सूचना मिलती है और पुनः चाणक्य और चंद्रगुप्त वहां पर आते हैं। व्याघ्र की घटना से चंद्रगुप्त और सेल्यूकस का साक्षात्कार कराया गया। व्याघ्र से अपनी रक्षा सेल्यूकस द्वारा हुई जानकर चंद्रगुप्त उसकी कृतज्ञता ज्ञापित करता है और चाणक्य चंद्रगुप्त को यवन सेनापति के साथ बातें करते हुए देखकर अलका के मन में उसको संदेह होता है। अन्मय छोड़कर महात्मा दंडायन के आश्रम में वह जाती। फिर 11वें दृश्य में इस अंक का अंतिम दृश्य होता है। ये सिंधु तट पर महात्मा दंडायन का आश्रम है। भारतीय महानायक दार्शनिक दंडायन अपनी टिया के आगे बैठे हुए सत्य से बातें करते हैं। भारतीय दार्शनिक है दंडायन। मैम वॉइस इको हो रही है आपकी। इको हो रही है बहुत ज्यादा।
हेलो, अभी अभी ठीक है? अभी भी मैम गूंजती हुई आ रही है वॉइस, पहले साफ आ रही थी। पता नहीं क्या हो रहा है, फिर तो एंड करनी पड़ेगी क्लास।